बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड में। हूँ आपके साथ फायजा शराजी। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल तमाम जजेस को एक ख़त मौसूल हुए। ख़त के अंदर कुछ पाउडर है मशकूक किस्म का, जो कि जिसकी फ्रांसिक के लिए उसको भिजवा दिया गया है। ये मालूम नहीं कि अभी इस पाउडर की नौयत क्या है। कल से ये मामला शुरू हुए जब ये खबर सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को बशमूल उनके चीफ जस्टिस बशमूल चीफ जस्टिस साहब के, उनको भी ये खत मौसूल हुआ जिसमें पाउडर था। नाज़रीन, किसी ज़माने में 9/11 के वाक़यात के बाद इस किस्म के अमेरिका में खतूत जाते थे। मतलब अगर हम खतूत के पाउडर वाले खतूत की बात कर लें तो इस किस्म के खतूत वहाँ पे जाते थे और वो अलकायदा के साथ उस वक्त में जोड़े जाते थे। इसके बाद हमने देखा कि उन खतूत के अंदर एंथ्रिक्स होती थी। एंथ्रिक्स जो है एक इंतहाई जो मुज़र सेहत है। इससे किसी की जान भी जा सकती है, जो कि उस इन्वेलप को खोलेगा या जिसका फर्स्ट इंट्रैक्शन होगा उसके साथ, वो उसकी जान भी जा सकती है। इतना ये खतरनाक मुज़र सेहत होता है। ये केमिकल कह लीजिए इसको या पाउडर, जो भी इसको आप कह लीजिए। अभी तो खैर फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसके अंदर था क्या। नाज़रीन, ये एंथ्रेक्स 2001 के बाद से मुख्तलिफ दफातर में भी भेजा जाता था और ये एक जहरीली चीज़ है। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि इसको खोलने वाला जो है इतनी जहरीली चीज़ है कि उसकी जान तक भी ये बात आ सकती है। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने को ये खतूत मौसूल हुए तो वहाँ पे सबसे पहला जो खत खोला गया वो किसी जज के अटेंडेंट थे, उन्होंने खोला था, जज साहब के अटेंडेंट ने। वहाँ पे ये रिपोर्ट हुआ कि वो जो अटेंडेंट था उसकी आंखों को कुछ एलर्जी हुई, नाक को भी कुछ एलर्जी के वाकयात वहाँ पे रिपोर्ट हुए कि माजरत के साथ कुछ एलर्जी वाली कैफियत हो गई। अब उसके बाद वो खतूत को पुलिस के हवाले कर दिया गया फॉरेंसिक के लिए। नाज़रीन, ये मामला यही नहीं रुके। ये मामला आज हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के 8, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के भी 4 जजेस को इसी तरह के पाउडर वाले खत मौसूल हुए हैं। आखिर ये मामला क्या है, क्यों ये पाउडर वाले मशकूक खतूत आ रहे हैं? और इसके साथ साथ नाज़रीन, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी ये ख़त मौसूल नहीं हुए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी ये खतूत मौसूल हुए हैं जिसमें पाउडर का इंकशाफ हुआ है, बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा। ये मामला क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा अहम केस है जिसकी हेयरिंग चल रही है। ये आखिर ये खतूत हाई कोर्ट्स में कैसे पहुंच रहे हैं, हाई कोर्ट्स के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच गए हैं, ये मामलात की तह तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, इस सब पे बात करते हैं। हमें जो है वो ज्वाइन किया है असद मंजूर भट्ट साहब हैं, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्ट साहब, ये सबसे पहले तो इस बार ये बड़ा मशकूक सा मामला है। पहले 8 जजेस को ये खत मौसूल होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये आज सामने आया मामला कि 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये खत मौसूल हुआ है जिसमें पाउडर है। फिर हाई कोर्ट के भी 4 जजेस को ये खत मौसूल हुए। ये क्या एग्जैक्टली चल क्या रहा है भट्ट साहब? देखिए जी, मैं तो ये इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ऐसी कुव्वतें जो पाकिस्तान को स्टेबलाइज होते देख नहीं सकती और एक एक ऑर्गन के ऊपर अटैक करते चले जा रहे हैं। और आप देखिए कि जुडिशरी जो है वो बड़ा ही सेंसिटिव इदारा है और पूरी कौम की जो है वो कानूनी मामला को देखने के लिए, इंसाफ मुहैया करने के लिए इदारा काम कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल इसको स्टेटस हासिल है, लेकिन यह कि जुडिशरी के मामला में इंटरफेरेंस की गई कि वो डिस्टेबलाइज हो। फिर शौकत अली सिद्दीकी की शक्ल में जब वो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जजों को नहीं किया जा सकता, तो फिर आप देखिए कि 8 जजों ने वही चीज का शिकायत की कि हमें इतराज कर रहे हैं जी। तो उसके बाद फिर ये मामला तो आपके सामने आ रहे हैं कि अब चीफ जस्टिस ने पहले तो इंक्वायरी का ऑर्डर किया, जब वकला का रिएक्शन आया बार एसोसिएशन का और बाकी दीगर इदारों ने भी बात की, तो चीफ साहब को समझ में आई कि उन्होंने फिर सुमोटो एक्शन ले लिया। अब मामला ये कि सुमोटो एक्शन की शक्ल में अगर मामला सेटल होता है तो वो कुव्वतें जो डिस्टेबलाइज करती चली जा रही हैं उनको मायूसी और परेशानी है। लिहाजा उन्होंने मजीद खौफ और राज की फिजा पैदा करने के लिए ये अब एक इंतहाई बुज़दिलाना फेल किया है कि जो जहरीला मादा डालकर
खतूत की शक्ल में उसमें भेज रहे हैं। यानी कि आप लोग समझते हैं कि ये जो खतूत मौसूल हुए हैं जहरीले मादे वाले, वाकई तो फोरेंसिक के बाद ही पता चलेगा कि क्या है एग्जैक्टली, लेकिन एंथ्रिक्स के शुकुक शुबहात हो सकते हैं कि शायद वो हो उसमें। तो आपको लगता है कि ये जिन पे इल्जामात लगे थे उन्हीं की जानिब से डराने धमकाने के लिए ये कदम उठाए गए? देखिए, इस वक्त इन हालात को अगर आप देखा जाए तो बेनिफिशियरी तो वही है ना जो लोग जुडिशरी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो मैं ये तो नहीं एग्जैक्ट कह सकता कि वही इदारे हैं, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि बहरहाल एक लार्जर पिक्चर में कोई और ऐसी ताकतें होती हैं जो मुल्क के अंदर हो या बाहर बैठी हो, वो अपने बंदों के जरिए इन चीजों को बेनिफिट करने के लिए, अपनी फेवर में लाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अब सारी दुनिया जानती है कि जजेस ने शिकायत की है खुफिया एजेंसीज की। अब ये इस तरह की बुजुर्गाना हरकत करके कोई तीसरा मुल्क या कोई दुश्मन है पाकिस्तान, इस दुश्मनी में कि लोगों के सामने तो नाम आएगा फौज का या उन इदारों का, तो लिहाजा और हेट्रेड क्रिएट की जाए। मेरा ख्याल है ये भी एक ऐसी बात है जिसके ऊपर आपका ज़हन जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फौरी तौर पे किसी का नाम लेने की बजाय हमें ये करना चाहिए कि फौरी तहकीकात होनी चाहिए और इसका सोर्स ढूंढना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। तो वैसे आपके ख्याल में ये जो खतूत आ रहे हैं इनको कैसे पता चलेगा कि ये खतूत कहाँ से आए? नॉर्मली इन्वेस्टिगेट करवाया जाता है हमारी एजेंसी से, अब जिन पे इल्जामात है वो तो खुद ही उन पे इल्जामात है, तो ये इन सबको कैसे पता चलेगा? इन्वेस्टिगेट कौन? देखिए, जो आजकल की जो है कॉरेस्पॉन्डेंस, उसमें तो सेंडर का नाम नंबर भी लिखा होता है, चाहे इस केस में झूठा जाली ही लिखा हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो आगे डिलीवर कर रहे हैं। अब शो हो रहा हो कि जैसे कोई प्राइवेट एजेंसी आगे कर रही है, जैसे टीसीएस है, जैसे दूसरे, लेकिन हो सकता है उसकी वर्दी में ऐसे बंदे हो जो आइडेंटिफाई हो सके। मैं तो कहता हूँ कि एक जो इंतहाई माहर और ईमानदार अफसरों पर मुश्तमिल एक कमेटी बननी चाहिए जो उनकी बड़ी तहकीक करे और असल दुश्मनों तक पहुंचने की पूरी कोशिश करे। बट तो ये जो आप कमेटी बनने का मतलब अभी आप कह रहे हैं कि कमेटी बननी चाहिए, जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन होगी, कमेटी लाजमी बननी चाहिए, तो कमेटी आप डिमांड क्या कर रहे हैं? हाजिर सर्विस जजेस की जो वेल रिप्यूटेड है उनकी कमेटी बने या हाजिर सर्विस और जजेस की भी नहीं? मैं तो कहता हूँ जजेस को तो पता ही उनके साथ ज्यादती हो रही है। ये तो उन इदारों को चाहिए कि जो हाजिर सर्विस बेस्ट लॉयल टू पाकिस्तान, ईमानदार अफसर, अच्छी रेपुटेशन है, उनकी एक जेटी टाइप बननी चाहिए जो जाके एक्सपेक्ट करते हैं। किन की बननी चाहिए, मतलब थोड़ा क्लियर करें इस चीज को। मतलब ये तो पुलिस की बननी चाहिए, क्योंकि देखिए पुलिस का काम है कि अवाम के अंदर जो है वो सोफा राज की चीजों को देखे ना। सीटीडी का महकमा भी नहीं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी पुलिस का बना हुआ है, तो ये प्रोविजनल सब्जेक्ट ये सबको अपने अपने करना चाहिए। इन एनी केस अगर इनको जरूरत पड़ती है फौज की, ISI की या और इदारों की, तो वो भी ले सकते हैं उनसे मदद। लेकिन ज्यादा मेरा पॉइंट ये है कि पहले ये तहकीकात हो कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए और किस तरह इनको मैनेज किया गया। अब अगर उसमें इशारे जाते हैं किसी तीसरी कोर्ट की तरफ, तो सबको उसके पीछे जाके उसको कैप्चर करना चाहिए। बट साहब यही जो मैंने पहले सवाल किया था, प्रॉब्लम तो वहीं पे आ गई ना। पुलिस, आपको क्या लगता है कि पुलिस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, पुलिस पे प्रेशर नहीं होगा क्या? पुलिस नहीं लेगी अगर कमेटी बन जाए? जब हम ये कहते हैं ना कि इदारों में कुछ लोग हैं, तो सारे लोग तो गलत नहीं होते, ठीक है, और ना ही वो इदारे गलत होते हैं। इदारों में बैठे हुए इक्का दुक्का बंदों की पुअर परफॉर्मेंस से हमें शिकायत होती है, ठीक, लेकिन अगर वो सारे के सारे इदारे होते फिर तो मुल्क ही नहीं चल सकता। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की कि पुलिस की हेल्प करे IB या ISI जो भी एजेंसीज हैं, तो डायरेक्टली अगर जो 6 जजेस ने जो खत लिखा है, अगर उसकी रोशनी में हम देख लें तो वो तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स और एजेंसीज पे ही डायरेक्टली उन्होंने ब्लेम किया है, इल्जाम लगाया है, तो ये फिर कैसे होगा मामला? ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस मामले को हैंडल तो कर रही सुप्रीम कोर्ट खुद, ठीक है, उन्होंने तो बना लिया, अपना सुमोटो एक्शन ले लिया। मैं कहता हूँ इस सिचुएशन का बेनिफिट को थर्ड पार्टी ना उठा रही हो कि और मजीद देखे ना, अब सिचुएशन तो हैंडल हो जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट करेगी तो मामला तो क्लियर हो जाएंगे। ISI का रोल बनता है, ये किसी का भी बनता है, उनको रास्ता दिखाएंगे कि भाई 4 कॉर्नर ऑफ लॉ ये है। अब मामला जो सेटल होने जा रहा है, तो जो वो कुव्वतें जो ये नहीं चाहती और उनको पता है कि जो भी हम करेंगे खाते तो एजेंसियों के पड़ेगा, तो इसलिए ये इम्कान भी खारिज इम्कान नहीं है कि कोई और तीसरी पार्टी दरमियान में आगे ये शरारत ना कर रही हो। तो हमें बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए
और बड़ा ही तवज्जो दे के पीछे पढ़ के इसकी तफ्तीश करवानी चाहिए। अच्छा बट साहब ये जो जी बिल्कुल एग्जैक्टली कि कोई थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी उसको पता है कि इस वक्त डायरेक्टली जो भी होगा बेनिफिशियरी तो एजेंसीज पे जाएंगे तो फिर इसका फायदा ना उठाएं। बिल्कुल आपने वैलिड बात की है। बट साहब मुझे ये भी बताइएगा कि ये जजेस के चैम्बर में जो खतूत जाते हैं उसका कोई क्या तरीकाकार होता है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, कोई मुझे प्रॉपर वे आउट बता दें उसका, या डायरेक्टली चैम्बर में चले जाते हैं? हाँ जी, सेट प्रोसीजर तो ये है कि जो खत किसी भी दफ्तर के नाम पे या ऑफिसर के नाम पे जाता है, ठीक है, तो नॉर्मल रूटीन ये है कि उस पर अगर लिखा जाए ऑफिशियल तो ऑफिशियल कैटेगरी काउंट है, किसी पे लिखा जाए प्राइवेट तो प्राइवेट लिखा जाए, उसको डील किया जाता है। और अगर लिखा जाए कि कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल या कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट तो फिर वही शख्स के हवाले होता है जिसके नाम पे वो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब जो मौजूदा हालात है, मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट को चाहिए कि हर किस्म की डाक एक जगह पे है, पहले इसका केमिकल तजिया और फिर आगे जाके ये डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि कोई मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। तो बट साहब ये जो हाईकोर्ट के लाहौर हाईकोर्ट के 4 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं, इस पे क्या मेंशन था? अभी तक आपके कुछ नॉलेज में आई हो? ऑफिशियल था, प्राइवेट था, कॉन्फिडेंशियल था, क्या मेंशन था कि वो डायरेक्टली जजेस के पास पहुंच गए? एक्चुअली तो जो जजेस से रिलेटेड डाक तो जाती ही जजेस के प्राइवेट सेक्रेटरीज के पास है, ठीक है, वो वहां से आगे बाइफरकेट करते हैं कि जो ऑफिशियल है तो वो ऑफिशियल कैपेसिटी में खुद भी खोल सकते हैं, अगर वो प्राइवेट है और कॉन्फिडेंशियल है तो फिर जज सब खोलेंगे। तो ये एग्जैक्टली मेरे इल्म में नहीं है कि उस पर क्या लिखा होता है, लेकिन बहरहाल उन जज सब का नाम ही लिखा होगा और लाजमन उन्हीं के स्टाफ अफसर ने वसूल किया होगा। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जजेस तक पहुंचा नहीं, ये उनके स्टाफ तक ही आगे बात क्लियर होगी। लेकिन बट साहब ये बड़ी हैरान कुन बात नहीं है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के माजरत के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस बशमूल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको खत मौसूल होते हैं, उसके बाद 4 जो है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल होते हैं, और फिर यहीं पे बात नहीं रुकती, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तक को ये धमकियां मेज पाउडर वाले खतूत मौसूल हो रहे हैं जिसमें कोई धमकी वाले निशानात भी है। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड सी चीज नहीं है, कैसे हो गया ये सारा? अनएक्सपेक्टेड है, बुखला गए हैं, वो थर्ड पार्टी जो इंटरेस्ट ले रही है, ये इसको हम कहते होते हैं बुज़दिलाना कार्रवाई। जब कोई मतलब बुखला जाए और उसका टारगेट अचीव ना हो तो ये इस तरह की जो है ना वो नामाकूल बेवकूफ है ना। अब मुझे बताएं हाईकोर्ट का जज ये पाउडर से डरेगा या कोई ये कोई डरने वाली बात है? ये तो एक ऐसी बेवकूफाना बुज़दिलाना हरकत है कि जिसपे दुश्मन के बारे में अफसोस होता है कि उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि उनके दिमागों में काम करना बंद कर दे। इससे क्या होगा? सिर्फ खौफ और आसरा हो तो कोई बात, ये रोज का काम है, जिंदगी में चीजें आती हैं, बंदे फेस करते हैं और फेस कर रहे हैं इंशाल्लाह। कोई जज इस वजह से इस्तीफा नहीं देगा कि उसको जो है ना एक पाउडर वाला खत मिल गया था। अच्छा, इस्तीफा तो इस बात पे होगा कि अगर उनकी जमीन की आजादी नहीं है, उनको काम करने की आजादी नहीं है, उस पर हो सकता है। तो इंशाल्लाह हासिल कौम सारे ठीक है, कोई मसला नहीं है। जहाँ जहाँ पे लूप बोल रहा है, मैं समझता हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ, मैं समझता हूँ कि अब अल्लाह ताला ने ये फैसला कर लिया कि एक एक करके एक एक इदारा ठीक होगा। अब देखिए ना 6 जजेस ने हिम्मत पकड़ के बात कर ही दी है ना जी, तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले ही लिया और इसके ऊपर अब इंशाल्लाह स्टैंड करते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से पिटीशन फाइल किया है, जैसे अहमद खान साहब उसको आर्ग्यू कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पिटीशन हमने की है आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 कि जजेस की प्रोटेक्शन का पूरा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए, ताकि ये आजाद अदलिया जो है वो एक मुल्क की ख्वाहिश होती है, हमारी आवाम का हक है 24 करोड़ आवाम का, तो उनको आजाद और वो खुद मुख्तार अदलिया दरकार है। इंशाल्लाह वो मिलेगी, अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल। मुझे बस एक आखिरी सवाल बट साहब, मुझे इस पे थोड़ी रहनुमाई आपसे चाहिए। इंक्वायरी होगी, ये जो डेफिनेटली आज इतनी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई है, इस पे कोई इंक्वायरी होगी, सुप्रीम कोर्ट खुद तो इंक्वायरी नहीं कर सकता, तो फिर ये ऑनेस्ट टू प्रूव जो है वो तो जजेस पे है। जजेस ने खत में मेंशन किया है कि हमें बताया जाए कि अगर हमें प्रूव करना पड़ गया तो हम कैसे प्रूव करेंगे। आपको क्या लगता है ये प्रूफ कैसे किया जा सकता है ये इस मैटर को? नहीं, ये तो बड़ा सिंपल है। ये तो जिन लोगों ने डिलीवरी की है, जो पूरा लाइन चेन है, वो जहाँ जहाँ भी जाके चेन टूटेगी वहां पे जो बंदा खड़ा होगा साफ सामने आ जाएगा। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं, क्योंकि अब तो देखिए बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में अवेलेबल है, लाइक सीसीटीवी कैमरे हैं, रिकॉर्डिंग मशीन हैं, और इस तरह ये बैक ट्रैक जो है वो हम पूरी वर्किंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाए। यानी आपको लगता है जजेस प्रूफ कर देंगे और जितने ये एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लूप में लिया गया था, उसके बाद कॉन्फिडेंस में लिया गया, फिर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदियाल साहब, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया। उस वक्त जो सीनियर प्यूनी जज थे, जो अब चीफ जस्टिस है काजी साहब, उनको भी उस वक्त नॉलेज में, उनके नॉलेज में भी ये बात लाई गई। ये भी एक प्रूफ के तौर पे सामने आ सकती है, एविडेंस के तौर पे।
बिल्कुल, ये चीजें सारी मिलके ही होगी ना, पूरी बड़ी लार्जर पिक्चर बनेगी, और जहाँ जहाँ कमियां बताई वो पॉइंट आउट हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी, और उनको फिर नेक्स्ट टाइम दूर किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सर असद मंजूर भट्ट साहब, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये खतूत आना, ये आम जहाँ पे जजेस ये कह रहे हैं कि हमें थ्रेट है, वहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी दीदा दलेरी से ये खतूत आ रहे हैं जिनमें पाउडर है, धमकी अमेज कुछ निशानात हैं। जैसे कि हमने अक्सर देखा होता है कि जो पेट्रोल का वो जिसमें पेट्रोल टैंकर जा रहे होते हैं उन पे अक्सर इस तरह के निशान होते हैं, और ऊपर वो एक खतरे का निशान सा बना होता है कि खतरा। कुछ इसी किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं कि कुछ खतूत के अंदर भी निशानात बनाए गए हैं। अब एग्जैक्टली ये कंफर्म नहीं है कि वो निशानात किस किस्म के हैं, किस किस्म के साइन बनाए गए, लेकिन है वो थ्रेटनिंग निशानात, थ्रेटनिंग साइन बनाए गए हैं। ये जिसमें हम देख रहे हैं कि ना हमारी सुप्रीम कोर्ट महफूज है, ना हमारे लाहौर हाई कोर्ट महफूज है, ना हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज है। ये मामलात क्या हैं, इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। आरिफ चौधरी साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, ये खतूत हम समझ रहे थे कि 6 जजेस ने बड़ा दिलेराना कदम उठाया है, उन्होंने बताया है कि उन पे प्रेशर है और किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, उनकी फैमिलीज को किस तरह से कैमरेज बरामद हुए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को, बशमूल इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, पाउडर भरा खतूत मसूल होते हैं धमकी वाले। बात वही नहीं रुकती, अब ये बात सामने आ रही है आज के जनाब लाहौर हाई कोर्ट के भी 4 जजेस को मसूल हुए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी साहब समेत 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, मतलब उनके समेत 4 जजेस को, उनको भी खतूत मसूल हो रहे हैं। बट चौधरी साहब, ये हो क्या रहा है? बहुत खौफनाक और परेशान कुन बात है। बाढ़ जो है वो अपनी फसल को खाना शुरू हुई थी बड़े अरसे से, लेकिन अब खाते खाते अब इस सतह पे आ गई है कि उसे बिल्कुल ये भूल ही गई है कि ये रियासत की वजह से वो उसको सारी मुराद मिली है। इस मुल्क का पूरा बजट जो है वो उन्हीं के मरहूने मन्नत है, उन्हीं के सुपुर्द है, जो वो चाहते हैं खर्च करते हैं। जिस तरह कोई आदत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप चलते चलते इंसाफ का वो दरवाजा जो लोगों के लिए, मैं समझता हूँ सिर्फ रियासत लोगों के लिए जो इस दरवाजे का खुलना रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत होती है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जब लोगों को इंसाफ मिलता है तो फिर वो तशद्दुद के रास्ते पे नहीं जाते, लाकानूनियत के रास्ते पे नहीं जाते, मुल्क दुश्मनी की तरफ नहीं जाते। लेकिन हमारी रियासत की वो एजेंसियां जिनका काम पाकिस्तान के इन इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना था और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना था, वो किस सतह पे पहुंच गई, क्या वो चाहती हैं, सब मेरी समझ से तो बाहर है। आप देखें कि इस वजह से वो पाकिस्तान, हम पहले किस हालत में है, हमें इस वक्त दुनिया की जो हमारी जो मैशत का बेड़ा गर्क हो गया है, उसे आप मुझे बताएं कि किस तरह संभाला मिलेगा जब पूरी दुनिया में ये बात जा रही है कि इस मुल्क के अदालतें जो है वो महफूज नहीं है। और किसके हाथों महफूज नहीं है? अपनी रियासत के हाथों महफूज नहीं है, रियासत के निगहबानों और मुआवजों के हाथों महफूज नहीं है। तो उसके बाद कौन मुल्क है जो हमें इमदाद देगा और कौन शख्स है दुनिया का जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा? तो मैं तो समझता हूँ कि ये कुछ ऐसी बात चल दिख रही है। एक तो मुझे इस लिहाज से खुश शायद ये बात आती है नजर कि शायद ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाए और इस थ्रेट को जिसे अदलिया में मौजूद थी और अब उन्होंने शिद्दत से महसूस किया है और उसका नोटिस उन्हें जैसे भी लेना पड़ा है, ये मजबूरन लेना पड़ा है। मैं समझता हूँ इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें, आप अंदाजा करें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया जो है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसे नजरअंदाज किया जा सके, कि मुसलसल वो इन चीजों को हजम कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं और उनके अपने साथी जजेस जो है वो उन्हें बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ ये हो रहा है, और कहते हैं मैंने समझा दिया, वो आप पे दबाव नहीं डालेंगे। यार मजाक हो गया ये। अच्छा चौधरी साहब, यही पे एक पॉइंट है जिसमें मैं आपसे मजीद रहनुमाई चाहूंगी। जिसे कहा जा रहा है कि प्रूफ करना जजेस पे है कि वो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि उनको थ्रेट था या उन पे प्रेशराइज उनको किया गया था या इस तरह की इंटरफेरेंस थी। अब ये जो कहा जा रहा है कि खत में मेंशन किया, हम तो नहीं कह रहे, खत में मेंशन है कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके नॉलेज में लाया गया। उन्होंने कहा कि मेरी बात हो गई है, अब दोबारा इंटरफेरेंस नहीं होगी। दोबारा से क्या ये जो एक एविडेंस के तौर पे इस चीज को लिया जा सकता है?
जब उन्हें कहा जाएगा कि आप प्रूव करें इस चीज को, क्या ये चीज एविडेंस के तौर पर? मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं इस बारे में बिल्कुल ये कोई उस तरह की कानून शहादत इस पे एप्लीकेबल नहीं है मामला, ये बिल्कुल उससे हटके है। यानी ये कल भी मैंने किसी प्रोग्राम में भी बड़ी वजाहत से ये बात की और आपके भी साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके नाज़रीन के साथ, सामीन के साथ, कि ये मामला इस तरह का है कि जज जो है उसके बारे में आपकी रियासत तय कर चुकी है और पूरी दुनिया में है कि जज का कहा हुआ जो है, जो बात जज कहेगा वो उसके ऊपर किसी और शहादत की जरूरत नहीं होती। ये आपको मालूम होना चाहिए, मेरे ख्याल सबको पता है कि अदालत में चाहे वो इंक्वायरी किस बात की, इंक्वायरी मेरी सुन लेना बात, मैं आपको अर्ज करूं कि सिविल कोर्ट, सिविल जज अगर कह दे कि ये मेरे सामने ये हुआ है या मैं ये चीज हुई है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट टू स्पीक ऑफ जज ऑफ दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी जज का तस्वर ये है कि वो उसकी बात को आखिरी समझा जाएगा, आखिरी समझा जाएगा। हाँ, उसकी बात को कानूनी तौर पर अगर उसे चैलेंज करना है तो नेक्स्ट हायर फोरम जो है वहाँ मतलब हाई कोर्ट के जज की सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है फैसले की, उसकी कही हुई बात की तरदीद नहीं हो सकती। अब इंक्वायरी का मसला नहीं है, मसला ये है कि इसे जाहिर है कि कोई ना कोई तरीकेकार तो तय करना होता है ना जी। आर्टिकल मैंने पहले दिन ये कहा था कि ये जो आपने कमीशन बनाया, ये कमीशन तो बिल्कुल इस मामले को दफा करने के लिए, दफा दफा करने के लिए आपने मिट्टी पावर प्रोग्राम था। हाँ जी, मिट्टी पावर प्रोग्राम लगा ना, हाँ ये बहुत ज्यादा बनते हैं। हाँ, ये मिट्टी पावर प्रोग्राम जो है ये चल नहीं सकेगा और यही हुआ कि पूरा पाकिस्तान जो था उसके तमाम वकला सवाए जो उनके अपने खास लोग हैं जो बेनिफिशरीज हैं इस सिस्टम के वकला, उनके अलावा सब ने कहा कि जी ऐसा नहीं होगा। आपके जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने ये चीज महसूस की है, उन्होंने आपको खत लिखा है और आप इसके लिए एक रिटायर्ड जज की, चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना रहे हैं और कमीशन का अंजाम आज तक क्या हुआ है और फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस के पास इख्तियार क्या होगा, हाई कोर्ट के जजेस को वो कैसे बुलाएगा अपने पास के जी आप, और किस तरह दूसरे लोगों को बुलाएगा जी। यानी अब ये हो गया कि ये जो आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई है, इसमें उनके बयानात बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन मसला ये है कि उसकी कोई शहादत की जरूरत नहीं है कि उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए और ये कोई ऑर्डिनरी मामला नहीं है। बात तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स वाली बात ही नहीं है, बात बिल्कुल एक इदारे को थ्रेट की है और होना। वैसे तो वो जो तजवीज उनकी थी कि कन्वेंशन बुलाया जाना, वो चीज बड़ी सही थी। वो यही चीजें जो आज सामने आ रही हैं कि जनाब हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी थ्रेट दी गई है, तो वो चीजें भी उन्होंने इसीलिए पॉइंट आउट किया था कि अगर आप कन्वेंशन बनाएंगे तो आपको सारे जजेस आके बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब नीचे वाली कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट जज की सतह पे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और मजिस्ट्रेट की सतह पे, तो वो बैठे होते हैं आके खुद एजेंसियों वाले और आके कहते हैं कि जनाब ये करो। हमारी अपनी आंखों के सामने देखे हुए वाकयात है कि जनाब वो फोन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि जी आप इस मामले में ये करना है, रिमांड देना है। जजेस ने कहा ये बात एक्चुअल में आप लोगों ने खुद देखी है, आप कह रहे हैं कि आंखों देखा है कि मुदाखलत तो होती है, फैसले अपनी मर्जी के लिए जाते हैं। किसने कहा जी? सर अभी आपने कहा ना कि हमारी आंखों देखा हाल है कि वो जो सेशन जजेस हैं उन पे वो वहाँ पे एजेंसीज के लोग आके बैठे होते हैं, कहते हैं जी इस तरह नहीं, वहाँ की बात मतलब है कि एजेंसीज के लोग तो सबको नजर आ रहे होते हैं ना, जो भी इस सिस्टम में मौजूद है, वकालत करने वाले लोगों को पता है, तो ये सारी चीजें वहां नजर आ रही होती है कि जी किस मामले में क्या मुदाखलत हो रही है जी। तो वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इससे पहले एक सिटिंग जज जो था सिद्दीकी साहब, उसने ये बात वाज़ेह तौर पे कही कि जनाब इस तरह मुझे आके मेरे घर में मुझे मिले हैं एजेंसी के सरबराह और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ये फैसला इस तरह ना करें क्योंकि इससे हमारा काम उनको फिर भुगतना भी पड़ा उसका नतीजा। देखिए बात सुने, वो भुगतना पड़ा, मसला ये कि यही तो हमारी रियासत की कमजोरी है जी। और रियासत के इन इदारों की बात ये, और खुद अदलिया जो है वो इस वक्त शायद अल्लाह करे कि इकट्ठी हो जाए। आज से तो पहले अदलिया जो थी वो डिवाइडेड थी और मैं समझता हूँ कि शायद ये थ्रेट इन्हें इकट्ठा कर दे। आपने देखा कि क्या हालत हो रही थी कि एक तरफ यानी कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जो हुक्म दिया जा रहा था उसको कोई मान नहीं रहा था, लेकिन उन्हें देवर गोइंग स्कॉट फ्री, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। अब यानी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज की जो है ना, इसे कहते हैं जब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है तो फिर उसे खत्म होना होता है। तो अब ये वो चीज थी जो
ब्रूइंग अप थी, जो हो रही थी, ब्रूइंग कर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये तक बाम हो गई है, हर चीज सामने आ गई है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इट इज हाई टाइम, या तो जुडिशरी बिल्कुल अपने आप को खत्म कर लेगी, या फिर जुडिशरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आइन की मुहाफिज बन जाएगी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की मुहाफिज बन जाएगी। और ये वो अमल है कि जो लोग नहीं कर सकते, सिर्फ जुडिशरी खुद कर सकती। लोगों का, बेचारों का काम यह है कि उन्होंने सड़कों पे आके बता दिया कि वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में इंसाफ चाहते हैं, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। इस तरह की सारी सूरत हाल में लोग अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। अब इन इदारों का काम है, खासतौर पर जुडिशरी का काम है। और दूसरा ये जो एग्जेक्टिव है, मैं जो मौजूदा एग्जेक्टिव है उसको तो मैं किसी तौर पर ये नहीं समझता कि उसे कोई लोगों से दिलचस्पी है। वो तो बिल्कुल इन एजेंसियों की बरहूने मन्नत है, उनका इक़्तिदार ही उनकी वजह से उन्हें मिला है। ये अब मामला पाकिस्तान के अवाम का और जुडिशरी का है कि जो मिलके इस सारी सूरत, अवाम को चाहिए कि वो अपने अदारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी जुडिशरी का साथ दे, बिल्कुल खुल के साथ दे। जहाँ जजेस जो है वो अपने आप को अलहदा न समझे और आइसोलेशन में न चले जाए कि जी हम कोई आम शिकायत का कुरिंदा है कि जिनके साथ जब वो शिकायत करता है तो उसे उठा लिया जाता है और उसके बच्चों को उठा लिया जाता है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अवाम बिल्कुल आगाह हो जाए इस मामले में, दे शुड बी सेंसिटाइज्ड। और दूसरा, लॉयर्स, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लॉयर्स कम्युनिटी को चाहिए कि चूंकि हम सारे इस चीज के दाई है और हमारा सारा सिस्टम जो हमारी जिंदगी और हमारा जीना मरना जो है वो इस इंसाफ के निजाम के साथ वाबस्ता है, तो हमारे लिए मुझे पता है कि चंद लोग वो है जो बिल्कुल मफादात में इतने गर्क हो चुके हैं कि वो इस चीज को उस तरह महसूस नहीं कर रहे। लेकिन मैं ओवरऑल मैं लॉयर से तवक्को और पाकिस्तान के अवाम से तवक्को करता हूँ कि वो इस सिस्टम को इस आखिरी धक्का देने के लिए वो खड़े हो जाए और ये जो इदारे हैं, वकला बरादरी भी खड़ी हो जाए। लेकिन अगर और इदारों से भी दरख्वास्त है कि ये मुल्क उनका है और वो इसमें रहम करें। चौधरी साहब, तो अगर हम इन रियलिटी देखें तो ये तो असल में फिर अगर डॉक में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं आ गए। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि चीफ जस्टिस अभी भी आप देखें, जो अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब इदारों अपने इदारे को बचाने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर जरूरत हो किसी के खिलाफ कार्रवाई जजेस के खिलाफ करने की। सुप्रीम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसको सिर्फ ये कह दिया जाए कि इस तरह सेंसिटिव किस्म के केसेस जो है वो उससे अपने आप को अलहदा कर ले, मतलब वो अपनी इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करे, क्योंकि उनका किरदार जो है वो अब तक बहुत ज्यादा मशकूक हो चुका है। आप देखें कि उनके वालिद साहब किबला जो है वो हर जगह प्रैक्टिस करी। अब कभी दुनिया में हुआ है कि चीफ जस्टिस का वालिद जो है वो प्रैक्टिस कर रहा उसी हाई कोर्ट के अंदर और नीचे तक डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी पेश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी पेश हो रहा हो, तो ये तो उनकी इंटेग्रिटी का हाल है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो वक्त है वो है कि चीफ जस्टिस साहब जो है उन्हें कमांड करनी चाहिए ये इस वक्त सूरत हाल को, और जितना उनसे तवक्को की जा रही थी, चलो जो भले उन्होंने किया इस मुल्क के यानी पीटीआई के साथ या बाकी पार्टी खासतौर पर उन्हीं के साथ जो कुछ उन्होंने करना था किया, लेकिन अब इसको चीज से हटके कि ये मामला कोई पीटीआई का या सियासी मामला नहीं है, ये मामला तो इस वक्त बेसिक जुडिशरी की एग्जिस्टेंस का है। निजाम इंसाफ जो है उसकी बका और पाकिस्तान की बका का मामला है। इसमें मैं समझता हूं कि उन्हें अपने बिल्कुल शो करने चाहिए मसल्स, और वो जो उन्होंने लिखी थी रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट धरना कमीशन जो बना था उसमें उस रिपोर्ट को ही इम्प्लीमेंट करवा दे। और दूसरा यह है कि जब वो एक दफा वकला जजेस जो है वो सीधे हो गए और उन्होंने इस मामले में आपस में इख्तलाफ राय रखने की बजाय अपने आप को मुतहद कर लिया और वो खड़े हो गए कि ये थ्रेट हमें सबको है। तो आप देखें माजी में क्या हुआ था, यही थ्रेट ही थी परवेज मुशर्रफ की तरफ से जिसका मुकाबला किया था, तो परवेज मुशर्रफ को घुटने टेकने पड़े थे उस वक्त, यानी जो सबसे बड़ा एजेंसियों का जो सरबराह था उसे नीचे आना पड़ा था। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि वक्त है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है जब से चीफ जस्टिस बना हो कोई नहीं कह सकता कि मेरे काम में मुदाखलत हो रही है। आपको लगता है जितने फैसले आए हैं जिन पे तनकीद भी की जा रही है कि ये माजी में सियासी जमातों के हवाले से जो फैसले आए हैं मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में, आपको लगता है कोई वो उनके अपने फैसले हो सकते हैं या उसमें भी कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है?
देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, उनकी अपनी नफरत जो है वो भी एक रोल प्ले कर सकती है। इन्फ्लुएंस जरूरी नहीं होता। देखिए बात यह है कि ऐन मुमकिन है वो अपने आप को ये ताकतवर कहे कि जी मैं बड़ा ताकतवर हूं, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कहने की जरूरत ना होती तो आप ये देखें कि ये जो उन्होंने किया है, यानी उसका नोटिस तक नहीं दिया जो पाकिस्तान में इतनी बड़ी आइन शिकनी हुई। चलो पिछले चीफ जस्टिस तो जो थे उनके बारे में जो कहा, उमर साहब बदयाल जो थे वो तो डर गए, उन्होंने तो जो कुछ करना था वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर रहे थे और उसके बाद खौफजदा होकर उन्होंने एक्शन नहीं दिया। ये तो बड़े शेर थे, बबर शेर थे जनाब, इनके से तो लोगों को तवक्को ये थी कि ये आते ही इंसाफ के जनाब जो है टल खड़का देंगे। तो आप देखिए कि इन्होंने क्या किया इस मामले में। अब मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या हम क्या कहें कि जनाब वो किसी के इन्फ्लुएंस में थे या नहीं। इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस क्या नजर आता है कि आपकी एक तरफ अदलिया के साथ झगड़ा हो रहा है, अदलिया के ऊपर इल्जाम तराशी की जा रही, तौहीन की जा रही, तस्वीर, और यहाँ तक कहा जा रहा है मरियम औरंगजेब जैसी लड़की खातून कह रही थी कि जनाब आपके घरों तक आप दाखिल होंगे। और दूसरी तरफ ये था कि ये पार्लियामेंट में जाके उसके साथ आसफ अली जरदारी के साथ बैठे हुए थे। और यानी आज तक कभी हुआ है कि पार्लियामेंट में आप जाके अपनी यानी उसकी हैसियत जो थी वो बिल्कुल ऑप्टिक्स की थी कि आपने जो उस वक्त अपने आप को दिखाना था जुडिशरी के साथ, आपस में झगड़ा भी अगर होता तो आपने दिखाना था कि जुडिशरी। उनकी स्टेटमेंट भी आई थी, जस्टिफिकेशन भी आई थी कि कोई ये ना समझे कि मैं अगर पार्लियामेंट में आया हूं तो पीएमएल उनके कहने से जस्टिफिकेशन। देखे मैं आपको अर्ज करूं, जितना जो बंदा जस्टिफाई करता है ना वो कहते हैं कि उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह, यानी गुनाह जो है उससे बदतर चीज है कि आप उस गुनाह का उज़र तलाश करें। आप जब ऐसे हालात में जब एक तरफ लड़ाई हो रही है पार्लियामेंट की और अदलिया की, और आप जाके जनाब उनके पास बैठ जाते हैं उनके तो क्या तासुर क्या होगा। और उसके बाद देखें उनको इंतजार क्यों था काजी साहब का, अगर ये सब इतने इंडिपेंडेंट थे तो वो जो कहते थे कि जनाब काजी साहब आएंगे तो सारी चीजों को पेंडिंग उन्होंने क्या रखा हुआ था। और इनके आते हुए इनके नाक के नीचे वो सारी चीजें जो उनकी करप्शन थी वो सारी की सारी कैसे खत्म हो गई। और वो इतने ठीक चौधरी साहब इस पे तो आपका पॉइंट आ गया। मुझे चौधरी साहब जरा ये भी बताइएगा कि ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, एक तो 6 जजेस ने अपना खत लिख दिया, अपना माइंड बता दिया कि उनपे किस तरह से प्रेशर है या उनपे किस तरह से उनपे इन्फ्लुएंस है उनके फैसलों पे, या किस तरह से इंटरफेरेंस की जा रही है। अब उसके बाद ये खतूत का मामला भी शुरू हो गया, पाउडर भरे मशकूक किस्म के खतूत हैं जिसमें धमकी है, थ्रेटनिंग साइंस हैं उसमें। अच्छा ये बताइएगा चौधरी साहब की पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पार्टी भी इस सिचुएशन का फायदा उठा सके, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली सही, कि डायरेक्टली अगर इस तरह के वाकयात में कोई थर्ड पार्टी आके कोई अपना रोल प्ले करती है तो जिस पे इल्जाम है डायरेक्टली बेनिफिशियरी तो वही कंसीडर होंगे, तो मजीद इल्जाम भी उन्हीं पे जाएगा। नहीं मैं आपको एक अर्ज करूं कि इतनी जरूरत जो करनी है ना आफ्टर ऑल, यानी ये अच्छा फिर ये थर्ड पार्टी वाली बात भी आपने बड़ी मजेदार कर दी। ये भी फिर नाकामी उन्हीं इदारों की है जिनका काम है अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना। यानी ये अगर कोई थर्ड पार्टी ये काम करती है तो फिर रियासत क्या हुई। आप देखें ना, मैं और आप तो ताकतवर नहीं है, हम तो इसलिए ताकतवर है कि हमारी रियासत ताकतवर है। हमारा तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है, रियासत पे करना है। हमारी इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ किसने देना, रियासत। और फिर जो इदारे हैं, हाई कोर्ट जो है वो कोई मामूली सा इदारा है। हाई कोर्ट को अगर कोई बंदा इस तरह कर सकता है, खत भेज सकता है और उस इंट्रॉक्ट या जो भी मवाद है वो भेज सकता है, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि फिर वो इदारे कोई इदारे भी ये नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी कोर्ट्स में नहीं गया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस की भी आज डिटेल सामने आई है। सिर्फ यही नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी ये खतूत भेजे गए बशमूल, तो इसलिए ये नहीं है। ये फिर मैं आपको बता दूं ऐसा मामला ये खत भेजा गया है, ये वाला ये रिपोर्ट हुई है आज ये खबर। देखिए मैं आपको करूँ ऐसी सूरत हाल में तो फिर उन इदारों को, एजेंसियों को जो कि पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, उन्हें तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों को अगर बेनकाब करना चाहिए। वो उन मुल्जिमों को जिन्होंने ये सारी हरकत की या फौरी तौर पर उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। अगर लेकिन मोदी साहब मसला यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जिन इदारों ने, जिन एजेंसियों ने पहले करवा लिया करते थे, उनसे इन्वेस्टिगेट करवा लिया करते थे, उन्हीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इल्जामात हैं। अब उनसे किस तरह से उन्हीं के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए
मदद ली जा नहीं नहीं, मैं आपको याद करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या ख्याल है कि लोग जजेस के बारे में कहते नहीं है कि जज जो है इंसाफ नहीं कर रहे, तो फिर जज इस वजह से अपनी तनकीद से डर के इंसाफ ना करें? उन्हें अपना काम करना है। अभी भी देखे ना, ये एक तरफ ये बात कही गई है कि जनाब ये चीजें इल्जाम है उनपे, लेकिन इस इल्जाम के बाद क्या उनके मुअत्तल कर दिए गया उन्हें कि जी वो अपने काम ना करें? इल्जाम की तहकीकात होना अलग है, उनका काम अलग है। आज भी उनकी उसी तरह जिम्मेदारी है इन अदालतों जजेस का तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ाम करना जिस तरह इस इल्जाम से पहले थी। ये काम तो मैं, और उसका नतीजा ये होगा कि अगर फर्ज करो वो फौरी तौर पर जो आपने फरमाया कि जी वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, अगर कोई थर्ड पार्टी को वो पकड़ लेते हैं तो उसको उससे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये काम जो था ये खराब करने के लिए ये किया गया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं उनका मैं बता देती हूँ, उस पर मुझे अपना आखिरी पॉइंट पे बता दीजिएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन, इन 4 जजेस को जो है ये सुप्रीम कोर्ट में सेम यही खतूत गए हैं। इसी तरह से थ्रेटनिंग साइंस हैं जो अभी तक की इतलात सामने आ रही हैं, और इसी तरह से पाउडर है। तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि ये आप जजेस बैठे हैं ना वहां फैसला करने के लिए। मकसद तो जो है बज़ाहिर मैं आपको एक करूं, जब तक कि अदरवाइज कोई चीज सामने इन्वेस्टिगेशन करके ना आए, बज़ाहिर तो मकसद यही है कि हर सतह पे ये बताना कि जनाब ना हम आपसे डरते हैं, ना हम खत लिखने वालों से डरते हैं, और ना इस वक्त जो तहकीकात करने वाले हैं उनको इंटिमिडेट करना ये और ज्यादा खतरनाक बात है। ये और ये इस हद तक है कि जजेस डर जाएंगे इस सबसे, या उनको डर जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि अगर डटेंगे नहीं, देखिए 2 ही सूरतें होती हैं। माओ ज़ेडुंग ने अपनी किताब में एक चैप्टर लिखा था एनसर्कलमेंट, तो उसमें उसने कहा था कि जब चूहा जो है उसकी बिल्ली इंसर्कलमेंट कर देती है ना, उसका घेरा तंग कर देती है, तो चूहा बिल्ली पे हमलावर हो जाता है। यही वो वक्त होता है कि जब आपको इस हद तक देख रहे जजेस तो काम कर रहे थे, उनकी मर्जी से ही काम हो रहे थे सारे, अगर इस सतह पे आप आ गए और जजेस ने रिएक्ट किया है और अपना रिएक्शन शो कर दिया है, तो उसके बाद तो अब जजेस को चाहिए कि उनके सर्वाइवल की जंग है। सर्वाइवल की जंग में तो फिर कोई ये नहीं देखता कि इसका नतीजा क्या होगा, उन्हें तो ये कदम उठाना चाहिए। एक दफा आप चीफ जस्टिस अगर अपने मसल शो करते हैं और अपने उनके पास बहुत इख्तियारात है, वो फौरी तौर पर तलब करे, एजेंसी के सरबराह को तलब करे कि ये क्या हो रहा है, इसी की तहकीकात उनके जिम्मे लगाएं और यानी उन्हें कहे कि जी हमें पता करके दें, आप बताएं कि क्यों जजेस क्यों गैर महफूज हैं, हमें क्यों गैर महफूज किया जा रहा है। तो ये चीजें देखें ना, तो यहाँ कोई टेप कर सकता है, आवाज किसी की आ रही हो, कुछ हो सकता है। आरिफ चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया, यानी कि चीफ जस्टिस साहब को इस वक्त अपने मसल्स शो करने की जरूरत है। जैसे कि आरिफ चौधरी साहब ने कहा नाज़रीन के ये इस वक्त जुडिशरी के सर्वाइवल की जंग है। जुडिशरी को सर्वाइव करना है तो उसको ये देखना है, ये सारी चीजें देखनी है कि उसने किस तरह से सर्वाइव करना है। थ्रेट आ रहे हैं, अब चीजें जो है ना वो 1 to 1 हो गई हैं। अब चीजें उनको या तो इस वक्त वो सर्वाइव कर जाएंगे या वो बैठ जाएंगे, तो उसको अपने सर्वाइवल की जंग करनी है। देखते हैं मामला किस नहज पे जाते हैं। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं और कुछ मजीद डिस्कशन भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार, सीनियर सहाफ़ी एज़हार राना साहब। शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब पहले हम देखते हैं कि 6 जजेस जो हैं वो ख़त लिख देते हैं कि उन पे इन्फ्लुएंस है, उन पे प्रेशर है, उनके जो है उनके कैमरास का इश्यूज आ जाता है, एक लंबा चौड़ा ख़त लिख के आता है सामने। उसके बाद हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के 8 जजेस को पाउडर भरे धमकी अमेज जो हैं वो खतूत मौसूल होते हैं। बात वहीं पे नहीं रुकती है। आज यहाँ खबर सामने आई कि लाहौर हाई कोर्ट के भी 4 जजेस को सेम उसी तरह के खतूत पाउडर वाले मौसूल हुए हैं, और यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बशमूल चीफ जस्टिस 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये खतूत मौसूल हुए हैं। राना साहब ये कौन सी पावर है जो शो करवाई जा रही है, शो करवाना चाह रहे हैं थ्रेट करने वाले? क्या आखिर शो करवाना क्या चाह रहे हैं आपके ख्याल में? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो डेफिनेटली इस का सारा कुछ खुरा जो है वो चला जाता है इदारों की तरफ, ठीक, और कि ये इदारों ने करवाया है, ये इदारे करवा रहे हैं, और वो इदारे जो जुडिशरी में मुदाखलत करते हैं, जजेस को डराते हैं, धमकाते हैं, ये वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हमारे इदारे वाकई इतने सादा हैं कि कुछ ऐसा करेंगे जो बच्चे को एहसास हो कि ये हमारे इदारे करवा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो
खाली हमें इस तरह, मैं बहुत तनकीद करता हूँ अपने इदारों पे जो अपने हदूद से बाहर निकलते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बीइंग जर्नलिस्ट, मेरा एक अपनी जर्नलिस्टिक भी पोजीशन है और वो किसी तासुब से बाहर है। और मैं ये समझता हूँ कि क्यों हमारे इदारे इस तरह की हरकत करेंगे जिससे उनके ऊपर प्रेशर और डेवलप हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा कर रहा हो ताकि ये खलीज जो है ये बढ़ती रहे जुडिशरी में और इदारों में, यानी कि कोई थर्ड पार्टी भी बीच में आके तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सिचुएशन को कैश कर सकती है। मेरी राय ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन इस सारी चीज में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बिल्ली को भी अगर दीवार से लगाया जाए ठीक तो वो रिएक्ट करती है। ये तो जज बहादुर हैं, आप इन्हें बंद गली में धकेलेंगे, आप इनको बार बार ये एहसास दिलाएंगे कि जी आप ताकतवर नहीं है, आप पे प्रेशर हम इतना डाल सकते हैं, तो ये भी रिएक्ट करेंगे और इन्हें रिएक्ट करना चाहिए। अब नहीं तो फिर कब? अगर अब नहीं आप करेंगे तो फिर कब करेंगे? और मैं ये समझता हूँ कि इसका फौरी फैसला होना चाहिए, इसे एक महीने प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए कि जी 30 अप्रैल को समाप्त होगी। ये क्यों भाई, ये अब क्या है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसका तो अब अभी नितारा होना चाहिए और पूरी कौम चाहती है कि इसका नितारा अभी हो। लेकिन राना साहब वो चीज जैसे सब कह रहे हैं ना कि अभी ईद है तो सारे जजेस जो अवेलेबल नहीं है, ईद के बाद उन्होंने इंडिया दिया कि फुल कोर्ट बैठ सकती है 29 तारीख तक, हो सकता है कि फुल कोर्ट बैठ काश फायजा मैं और आप भी जज होते ठीक तो कितना मजा आता कि हम गर्मियों के भी छुट्टियां गुजारते, खतूत मौसूल होते। कोई बात नहीं, हमें तो और हमें क्या ये तो खतूत महसूस हो रहा है, हमें तो पता नहीं क्या क्या मौसूल होता है। हम उसमें अपनी ड्यूटी देते हैं और ईद वाले दिन भी देंगे हम जी बिल्कुल, हम तो चांद रात को भी ड्यूटी देंगे। तो जजीज अच्छे नहीं है कि इंसाफ को साइड पे रखें, अलमारी में बंद करें, ताले लगाएं और जनाब छुट्टियां करें। इंसाफ चाहे बाद में देख लेंगे हम। तो मैं तो दुनिया में मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा। मेरे नजर में तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है तरक्की याफ्ता जिसमें जजेस छुट्टियों पे जाएं, गर्मियों की छुट्टियों पे जाएं, ईद की छुट्टियों पे जाएं। वहां तो अदालतें काम करती हैं और अदालतें इंसाफ करती हैं जी। तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक यूनिक मिसाल है कि भाई हमारे मुल्क में बहुत सारी मिसालें हैं जो बहुत ज्यादा यूनिक होती हैं। रन साहब, आपको याद होगा 9/11 के वाकये के बाद अमेरिका में ऐसे खतूत जाते थे जो अलकायदा के साथ जोड़े जाते थे। इस किस्म का भी कोई एंगल देखा जा सकता है? देखें, ये जो पाउडर है जिसे कह रहे हैं, वैसे तो ये इतना खतरनाक है कि अगर ये जानवरों को सुंघा दिया जाए तो वो मर जाए। लेकिन हम चूंकि अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़ी खूबी हमारी ये है कि हम ना किसी काम में एक नंबर नहीं है, जहर भी 2 नंबर बेचते हैं। तो एंथ्राक्स भी जो है वो भी मेरा ख्याल है कि 2 नंबर टाइप है, जिससे बस बंदे को थोड़ी बहुत एलर्जी हो जाए, इससे आगे मामला ना जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम अच्छी खाली चीजें नहीं बेचते या तकसीम करते, तो बच बचाव हो गया। तो कहीं कहीं बंदे को काम आई जाती है उसकी 2 नंबरियां बहरहाल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कौम की कि इतना बड़ा इशू जो है हमने 1 महीने पेंडिंग कर दिया। और बाकी मामलात में जहाँ हमारे अपने मफादात होते हैं वहां तो हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर चीजें कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे को लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन होता है वहां हम इस तरह के वो मामलात कर देते हैं। इन्फ्लुएंस भी देख रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है इस सारे सिचुएशन का, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव पे भी इल्जाम लगा है और एजेंसीज पे भी लगा है, तो अगर एग्जीक्यूटिव को देखें तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी तो एग्जीक्यूटिव्स भी है ना, तो इसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी आएगा इस सारे सिचुएशन में? भाई देखे ना, मैं तो कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव है, तो हमारे चीफ जस्टिस साहब को नहीं मुलाकात करनी चाहिए थी ना वजीर आजम से, क्योंकि हमने तो इनसे हिसाब लेना है, वजीर आजम से लेना है कि जी आपके सुपरविजन में इदारे ये कर रहे हैं, तो आप उन्हीं से जाके मिल रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं जिनका अपना दामन जुडिशरी के हवाले से साफ नहीं है। ये जिनसे आप मिल रहे हैं, इन्होंने तो एक जज से गुफ्तगू की थी कि बेनजीर को इतने साल नहीं इतने साल कैद दे दो। और मुस्लिम लीग नून का तो रिकॉर्ड ये है कि वो जुडिशरी पे हमले भी करवाती है, जुडिशरी को खरीदती भी है और उसके बाद जब जज रिटायर हो जाते हैं तो उनको सियासी तौर पे अकोमोडेट भी करते हैं। हमारी हिस्ट्री भरी हुई है। तो उन्हीं से आप जाके मुलाकात करके कह रहे हैं दसो की करिए,
ये तो ऐसे ही है जैसे कातिल से पूछा जाए कि बताओ जी इसके मामले की तहकीक कैसे करें। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि ये मुलाकात भी नहीं होनी चाहिए थी और एग्जेक्टिव्स को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था, जुडिशरी की अपने सर्वाइवल की जंग थी। बल्कि मैं तो आपके प्रोग्राम में ये भी कहूंगा कि इस केस से समाज से चीफ जस्टिस साहब को खुद को अलहदा कर लेना चाहिए। ये जो अभी समात है उसमें कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को अलहदा कर लेना चाहिए खुद को। जी। और उसकी रीजन क्या है राना साहब? मेरा ख्याल है कि इस सारे में जो कुछ भी हुआ, जजों ने जो इल्जाम लगाया, देखे ना, अदालतें एक जमानत देती हैं और उसके बाद उन्हें 16 एमपीओ के तहत पकड़ लिया जाता है, 2 खवातीन छूटती हैं, उनको किसी और केस में पकड़ लिया जाता है। तो अदालतों को नहीं नजर आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और चीफ जस्टिस साहब को नजर नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है। और अगर वो खामोश है तो कहीं ना कहीं तो वो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, तो ये केस तो है इस सिस्टम के खिलाफ। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अलहदा होना चाहिए और इसको फुल बेंच बना के इसकी समाअत करके फैसला आना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया साराना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, साराना साहब ने एक बड़ा मेन पॉइंट था जिसको हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को इस सारे मामले से खुद को अलहदा कर लेना चाहिए और फुल कोर्ट बनना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के अलावा, और उसको फौरी तौर पे जिसे कहते हैं एज सुन एज पॉसिबल इसका रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी इसका रिजल्ट आएगा उतनी जल्दी ये मामला क्लियर होंगे, आवाम का अदलिया पे एतमाद बहाल होगा और अदलिया पे जो प्रेशर का जा रहा है वो भी खत्म होगा, ताकि मामला फिर इंसाफ के जो मुतलाशी है उनको इंसाफ मिल सके और मामला इंसाफ की जानिब दोबारा से गामजन हो। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।